आपके हिसाब से जर्नलिज्म ने कैसे इवॉल्व किया है? पूरा प्रोफेशन जो है उसने ग्लैमरस रुख अख्तियार कर लिया, ग्लैमरस रूप अख्तियार कर लिया है, मैं कहूँगा। राइट। आपके लिए ऐसे कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी आपको याद है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रही हो? चैलेंजिंग स्टोरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा खतरे वाली स्टोरी थी। कोई पुलिस वाला नहीं, हमारे सिराने के नीचे जो है बंदूकें रख दी। वो कई बंदूकें थी उनके पास। अमेरिका में भी जेल काटी है, और ये कहने से मना कर दिया क्योंकि हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लॉ में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ज़्यादातर तो लोग ऐसे हैं कि अब क्योंकि अब सारे लोग जर्नलिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी एक फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन जर्नलिस्ट होते हैं, तो फ़ोन आ गया तो जर्नलिस्ट है। वो लोग वही जाते हैं जो उनकी मन की बात कहता हो। वहाँ पे बहुत भयावह यादें हैं। उन्होंने असेंबली में जवाब दिया, और मैं वहाँ था असेंबली में मौजूद। उन्होंने कहा ये कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं इंडियन कार्बाइड, कि आपने कहा और हमने यहाँ से उठा के वहाँ कर रख दिया। नमस्कार, वेलकम टू स्पॉटलाइट स्टोरीज। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील्ड से आते हैं, जिसे हमारे देश का फोर्थ पिलर भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर का, जिन्हें 50 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। ये रेसिडेंट एडिटर रह चुके हिंदुस्तान टाइम और इंडियन एक्सप्रेस में, और दैनिक भास्कर में एडिटर भी रह चुके हैं। इन्होंने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर जैसे कि इंडिया टुडे, नई दुनिया, पीपल समाचार, हितवाद, सेक्युलर डेमोक्रेसी और प्रतिपक्ष में भी काम किया है। इनके आर्टिकल बहुत सारे प्रेस्टिजियस जर्नल जैसे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, टाइम्स ऑफ इंडिया, सेमिनार, फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, संडे, रविवार और जनसत्ता में भी पब्लिश हो चुके हैं। इन्होंने 3 बुकलेट्स भी लिखी है जो कम्युनल राइट्स ऑफ इंडिया पे आधारित है। एनके सिंह सर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के साथ भी एसोसिएटेड रह चुके हैं, जिसमें से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बनी थी, जिसको बीबीसी और ग्रेनेडा टीवी ऑफ यूके ने पब्लिश किया था। इनमें से एक डॉक्यूमेंट्री ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड भी जीता है। करंटली ये दैनिक भास्कर ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को हेड कर रहे हैं। सर, वेलकम टू स्पॉटलाइट स्टोरीज। थैंक यू। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग डोमेन से गेस्ट को बुलाएं, और जर्नलिज्म पे हम काफ़ी टाइम से एक पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, तो आपसे बेहतर और अनुभवी कोई गेस्ट हो नहीं सकता था इसके लिए। तो सबसे पहले धन्यवाद आपका शो पे आने के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। जी सर। सर, आपके बारे में हम थोड़ा सा पुराने दिनों की बात करते हैं। कैसे आप जर्नलिज्म में आए, कैसे आपके पुराने दिन थे, कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जर्नलिज्म में मैं बाय एक्सीडेंट नहीं आया, बाय चॉइस आया। मुझे सरकारी नौकरी में नहीं जाना था। अच्छा। फिर मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था उसी समय ये मैंने तय किया था, सरकारी नौकरी में नहीं जाऊंगा। तो आसपास मैंने नज़र दौड़ाई तो 2 पेशे मुझे बहुत पसंद आए। एक तो ये दिखा कि रेडियो, उस समय रेडियो का ज़माना था, 70s की बात है, और रेडियो काफ़ी पॉपुलर था। तो मैंने देखा कि रेडियो पे बैठ के लोग जो है बोलते रहते हैं, और वो भी नौकरी है, केवल बोलने की नौकरी। तो मुझे लगा कि ये कैरियर अपना सकते हैं। फिर उस समय जर्नलिज्म कॉलेजेस वगैरह का बहुत कम था। एक आध जर्नलिज्म कॉलेज कहीं कोई भारतीय विद्या भवन का दिल्ली में चलता था, या फिर नागपुर में एक कॉलेज हिस्लप कॉलेज वगैरह में उनका कोर्स चलता था, और कहीं जर्नलिज्म कॉलेज दिल्ली में भी यूनिवर्सिटी में नहीं थी। अच्छा। आप बिहार का तो छोड़ दें, जहाँ मैं पढ़ता था, जहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा, बिहार से आपका बैकग्राउंड है। तो उसमें जो है फिर मुझे जर्नलिज्म जो है वो समझ में आई कि एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बेसिकली जो अपनी अंदर की ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा करेंगी। और अंदर की ज़रूरत ये थी कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, मैं सरकार के विरोध में खड़ा रहूँगा, जनता के साथ खड़ा रहूँगा। इस तरह की आदर्शवादी जो आँख में जो है स्टार्स इन द आइज लेकर के जो लोग आते हैं ना जर्नलिज्म में, राइट, उस तरह से मैं आया जर्नलिज्म में। तो इट वाज बाय चॉइस। एंड कौन से ईयर की बात है सर जब आपने अपना करियर 72 में मैंने पहली नौकरी की। अच्छा। आई लेफ्ट द कॉलेज की एकेडमिक जो हालत थी वहाँ पे, वो मुझे बोर करता था वो पूरा। तो आई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट, एमए अंग्रेजी में कर रहा था, छोड़ दिया मैंने आधे फाइनल ईयर में आकर के, वो भी एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले। अच्छा। और दिल्ली में एक नौकरी मिल गई मुझे, और वहाँ मैंने वो नौकरी ज्वाइन की। तो सर, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपके हिसाब से जर्नलिज्म ने कैसे इवॉल्व किया है? मतलब 70s से लेके 2025 में हम हैं,
तो आपके हिसाब से क्या मेजर डिफरेंस आया है ये जर्नलिज्म में? देखिए, जर्नलिज्म का में हमेशा एक चीज़ रही है कि खबर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अब धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा है। खास करके प्रिंट जर्नलिज्म बहुत इवॉल्व हुआ है, क्योंकि उसको कई चैलेंजेस से जूझना है। सबसे बड़ा ये चैलेंज ये है कि डिजिटल मीडिया सबसे पहले खबर ब्रेक करता है। राइट। टेलीविज़न खबर पहले ब्रेक करता है, रेडियो पे आ जाती है। रेडियो तो उसमें भी था, लेकिन रेडियो क्योंकि आज़ाद नहीं था, सरकार के नियंत्रण में था, और अभी भी कमोबेश है, तो इसलिए प्रिंट मीडिया में अपनी उसकी खासियत थी, उसकी जगह थी उसको। तो वो चैलेंज जो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि न्यूज़ तो वही रही है, बेसिक फॉर्मेट वही रहा है न्यूज़ का, लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये आया है कि अब सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट का ज़माना हो गया है, जो काफ़ी चमक दमक में रहते हैं, ग्लैमरस और हो पूरे गए। ग्लैमरस, पूरा प्रोफेशन जो है उसने ग्लैमरस रुख अख्तियार कर लिया, ग्लैमरस रूप अख्तियार कर लिया है, मैं कहूँगा। राइट। और ये वो हमने जब जर्नलिज्म प्रारंभ की थी तो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार थे। शायद आप लोगों ने एस मुलगांवकर थे, उनका नाम सुना हो, वो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे। वो कई अखबारों के, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे हैं मुलगांवकर साहब। कई जगह उन्होंने काम किया था, और बहुत ही विख्यात इंटेलेक्चुअल भी थे, पत्रकार थे, मतलब संपादक थे। और वो जो है जब अपना कॉलम लिखते थे तो कभी बायलाइन उनके कॉलम में नहीं छपती थी। ओके। नीचे जो है SM लिखा होता था। अच्छा, से इनिशियल्स। तो इस तरह का जब माहौल था वो कि बायलाइन जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को मुश्किल से मिलती थी, मतलब ख्वाब होता था वो, एक बायलाइन मिल जाना, अखबार में हमारा नाम छप जाना। क्या होता है सर बायलाइन, थोड़ा सा बताएंगे बायलाइन? जो अखबार के नीचे आप देखते होंगे अखबार में कि लिखा रहता है खबर ये है, और खबर करने वाले का नाम लिखा रहता है। राइट। जिस रिपोर्टर का नाम रहता है उसको हम लोग बायलाइन कहते हैं। अच्छा, ओके। तो वो बायलाइन है, और वो जो है आजकल आप देखेंगे कि सब सारे पेजेस पे एक दो बायलाइन आपको दिख जाएगी। रिपोर्ट टीवी में तो आपको चेहरा ही दिख जाएगा, वहाँ फोटो छपना, नाम छपना, ये सब जो है सपने की बात होती थी। और वो जर्नलिज्म जो है, मैं कहूँगा उसकी क्वालिटी उस वजह से भी काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि वो एक अखबार के लिए काम करते थे, एक मीडिया संस्थान के लिए काम करते थे, उस ब्रांड पे उनको गर्व होता था। तो एक सबसे बड़ा बदलाव ये सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट को लेकर के हुआ है कि सब लोग जो है स्टार बनना चाहते हैं, कोई जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता अब। राइट सर, आपने अपने करियर में इतनी स्टोरीज करी, आपके लिए ऐसे कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी आपको याद है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रही हो? चैलेंजिंग स्टोरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा खतरे वाली स्टोरी थी काफ़ी। हाँ, तो प्लीज़ उसके बारे में खतरे बताइए। वाली थी जी। ये वो ज़माना था 80s का, जब 1980s का, जब मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश में काम करता था उस समय भी आ गया था। तो मध्य प्रदेश में डकैत समस्या जो है, डाकू समस्या, वो बहुत गंभीर थी उस समय। और बड़े बड़े नाम होते थे जिन पर 2 लाख 2.5 लाख का इनाम हो। मलखान सिंह, मोहर सिंह वगैरह वगैरह कई थे। और यहाँ तो परंपरा रही है पुरानी, पुतली बाई से लेकर के फूलन और सारा उस तरह का मामला रहा, चलता रहा है, सुल्ताना वगैरह। तो उसमें मलखान सिंह का, जिसका सरेंडर होने वाला था, तो हम लोग जो है, मैं किसी एक सोर्स के मार्फत से हम लोगों को पता चला कि सरेंडर होने वाला है। तो मैंने उनसे संपर्क किया। फिर जिस दिन सरेंडर होने वाला था उसके एक रात पहले वहाँ पे हम लोग पहुँचे, और डाकुओं के साथ जो है वहाँ उन्होंने हमारा स्वागत भी किया। मैं अकेला था, मतलब जर्नलिस्ट में अकेला था। मेरे साथ एक पॉलिटिशियन थे, एक पुलिस के अफसर थे, कोई पुलिस वाला नहीं। और उन्होंने पूड़ियाँ तली। रात को हम लोग खुले में एक टेकरी पे सोए, चंबल के बीड़ों में, और ऊपर आसमान था, दिख रहा था। और फिर उन्होंने क्या किया, डाकुओं ने, कि रात को जब हम सोने गए तो उन्होंने हमारे सिराने के नीचे जो है बंदूकें रख दी। वो कई बंदूकें थी उनके पास, हथियार तो अगले दिन सरेंडर करने वाले थे वो। तो उन्होंने बंदूकें जो है वो तकिए की जगह जो है नीचे जो है बंदूकें वो
रख दी हमारे पास। तो वो रात, क्योंकि बीच में फिर एक बार वायरलेस सेट पे किसी के पास खबर आई, हमारे जो साथ में जो पुलिस अफसर गए थे वो अकेले थे, उनके साथ कोई पुलिस का वहाँ कोई जवान नहीं था। तो उनके पास खबर आई वायरलेस सेट पे कि कहीं कोई और मुठभेड़ हो गई है। तो डाकुओं में भी टेंशन फैल गया उसको लेकर के, उनके पास खबर आई तो पुलिस और तो हम लोगों को लगा कि हम लोग लौट के जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर उनका मिजाज बिगड़ गया कि ये लोग हमें पकड़ के ले जा करके कहीं मार न दें पुलिस वाले, तो लेकिन राम राम कहकर वो रात गुजरी। सुबह हम लोग जीपों पे सवार होकर के फिर उनके साथ साथ में गया सरेंडर करने। और जब मैं पहुंचा जहां सारे लोग पत्रकार, पूरा दिल्ली से आए हुए पत्रकार, सबको खबर थी कि होने वाला है, वो सब मौजूद थे वहाँ। तो सब मुझे डाकुओं के साथ देखकर आश्चर्य कर रहे थे। अच्छा। वो लेकिन वो बहुत खतरनाक स्टोरी थी मेरे लिए, क्योंकि वो रात बहुत कठिन गुजरी थी हमारे लिए। मतलब सर, जैसे पुलिस वालों का एक नेटवर्क होता है, वैसे ही जर्नलिस्ट का भी एक नेटवर्क होता है, खबर उन तक भी जल्दी पहुंच जाती है। पुलिस वालों के खबर, जो जर्नलिस्ट के जो सोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो बहुत, हम लोग मान के चलते हैं, कई पत्रकार जो है दुनिया भर में कई पत्रकार इस सिद्धांत को लेकर के जेलों में रहे हैं और उन्होंने साल साल भर 2-2 साल जेल काटी है, अमेरिका में भी जेल काटी है। और ये कहने से मना कर दिया क्योंकि हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लॉ में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन वो मांगते हैं, अगर कोर्ट मांगता है तो हमें देना चाहिए। लेकिन हम जर्नलिस्ट का एक सिद्धांत रहा है कि हम अपने सोर्सेज के बारे में कभी नहीं बताएंगे। अच्छा। अगर खबर सही है तो भी डिस्क्लोज नहीं करना है सोर्सेज को हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ये जर्नलिस्टिक इथिक्स का एक मामला है और इसको लेकर के बड़े बड़े पत्रकारों ने काफी कुर्बानी दी है इसको। राइट। तो वो सोर्सेज पे ही अगर आपका कॉन्फिडेंस है और आप एक ईमानदार पत्रकार हैं और आप उस तरह का मामला है तो आपके साथ जो है वो फिर नॉर्मली जो है फिर सोर्सेज आप पे यकीन करते हैं, ये किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो बड़े बड़े घोटाले कैसे सामने आते, क्योंकि सोर्सेज को यकीन होता है। जी। सर, एक सीनियर जर्नलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स है एक यंग रिपोर्टर को, मतलब उसको करियर को बेसिकली डेवलप करने के लिए या उसको एक एथिकल जर्नलिज्म सिखाने के लिए मेन ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए सीनियर जर्नलिस्ट की यंग जर्नलिस्ट के लिए? एक समय फ्लीट स्ट्रीट जो है लंदन का, वो जर्नलिज्म का मेक्का कहलाता था। वहीं पे सारी जर्नलिज्म जो है वहीं से पनपी है, बढ़ी है। और वो जो है स्वप्न होता था किसी भी पत्रकार का वहाँ पे जाकर के काम करना। फ्लीट स्ट्रीट में प्रथा थी कि जो पहले जर्नलिज्म का काम करने आएगा उसे जो है वो सबको चाय के लिए उसको नीचे भेजते थे, चाय लाने के लिए या कॉफ़ी लाने के लिए। जूनियर को चाय पानी सबसे वो सबको सर्व करेगा। तो सेवा कर करके जो गुरुकुल में रहता है, उस समय कोई जर्नलिज्म के कॉलेज तो होते नहीं थे। राइट। सो डूइंग इज लर्निंग। जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में लोग सीखते हैं करके, उसी तरह से यहाँ भी करके सीखते हैं। और पूरा जर्नलिज्म इसी तरह से इवॉल्व हुआ है। और उसमें सीनियर्स अगर आपको अच्छे मिल जाएं, तो आपकी अच्छी मेंटरिंग हो जाती है और आपको जो है अच्छा सीखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने फिर गुण जो है अगली जनरेशन को पास करते हैं। और यही उनसे उम्मीद भी की जाती है सीनियर जर्नलिस्ट से कि वो करेंगे। पहले तो बीट सिस्टम में हम लोग ये भी करते थे, जो रिपोर्टर्स होती है वो बीट सिस्टम पे काम करते हैं। तो हम इसमें ये भी करते थे, ये भी प्रथा थी कि जो भी जूनियर लड़का आया, रिपोर्टिंग के लिए आया, उसको एक सीनियर के साथ लगा देते थे कि वो सीख सके उनके साथ जा करके। बट एथिकल जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो वो तो सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उसमें किस तरीके से शेप कर सकते हैं कि वो लोग भी एथिकल जर्नलिज्म पर जाए, बिकॉज जनता को भी उससे एक रियलिटी पता चलेगी। एथिक्स की बात जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका पूरा जर्नलिज्म जो है उसी के दायरे में घूमता है। अफसोस लेकिन दूसरी चीज़ का है। मैं जब आया था तो मैंने कहा कि मैं कुछ आदर्शवादी भावनाएं लेके आया था। फिर धीरे धीरे मैंने पाया कि ये पेशा जो है और किसी भी पेशे के जैसे ही है, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। तो जितनी बेईमानी आप देखेंगे दूसरी और किसी पेशे में हो सकती है, वो बेईमानी यहाँ भी हो सकती है। तो आप अगर अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि कितने बेईमान पत्रकार भरे हुए हैं और कितने जो है
ईमानदार पत्रकार या जो अपने प्रोफेशनल काम करते हैं, ईमानदार मैं नहीं कहूँगा उन्हें, जी, अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, ऐसे पत्रकार हैं वहाँ पे। तो उनकी भी तादाद कोई कम नहीं है और ये थोड़ा बढ़ा है। मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ी जो है इस तरह की बेईमानी जो है बढ़ गई और प्रोफेशन के साथ बेईमानी वो बढ़ी है थोड़ी। और केवल रुपये पैसे की बेईमानी नहीं होती है। आप जब सत्य से समझौता करने लगते हैं अपने इसके लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग में, या फिर आप जो है हुक्मरानों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं और सही बात नहीं कह सकते हैं। हम कोई स्लोगन मॉन्गरिंग नहीं करते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है जर्नलिज्म में। हम लोग जो है बेसिकली जनता के साथ हैं और उनके सुख दुख को, उनके दर्द को बयान करने के लिए हैं। ये हमारा यकीन है जर्नलिज्म का बेसिकली। अभी सर डिजिटल मीडिया काफ़ी रैपिडली और फास्ट पेस से ग्रो होते जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ट्रेडिशनल जर्नलिज्म ये मतलब अपना रिलेवेंस को खो रहा है इसके कारण? एकदम नहीं, एकदम नहीं। देखिए ट्रेडिशनल मीडिया में क्या आता है, एक अखबार आ जाएंगे, दूसरा जो है आपके टेलीविज़न चैनल्स आ जाएंगे, तीसरा जो है थोड़ा बहुत अब कुछ डिजिटल मीडिया पे कुछ लोग काम कर रहे हैं या कुछ वेबसाइट्स काम करती हैं जो बहुत ठोक बजा करके काम करती हैं। ज़्यादातर तो लोग ऐसे हैं कि अब क्योंकि अब सारे लोग जर्नलिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी एक फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन जर्नलिस्ट होते हैं, तो फ़ोन आ गया तो जर्नलिस्ट है वो, राइट, उस ज़माने में। लेकिन आप अपने आप को देखें, आप कोई खबर पढ़ते हैं और फिर आप उसको उस कसौटी पे तोलें कि सुबह जब आप वो खबर पढ़ेंगे कहीं या वो खबर देखेंगे कहीं, तो क्या आप उस पर यकीन करते हैं, उस खबर पे यकीन करते हैं? तो अगर आप यकीन करते हैं तो मुझे लगेगा कि उसमें प्रिंट मीडिया की काफ़ी बड़ी भूमिका है। कई सर्वेज हो चुके हैं उसको लेकर के, तो प्रिंट मीडिया पे लोग अभी भी यकीन करते हैं। और टेलीविज़न में भी जो ओल्ड फैशन टेलीविज़न जर्नलिज्म करते हैं और सेलिब्रिटी जर्नलिज्म नहीं करते हैं। अब मैं हिंदुस्तान के चैनल्स एकदम अलहदा हैं, वो इंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पे इंटरटेनमेंट का ही बोलबाला है और लोग वहाँ पे केवल भिड़ंत देखने के लिए, दंगल देखने के लिए वहाँ पे आते हैं टेलीविज़न के चैनलों पे। और खबर वहाँ नदारद है पूरी तरह से, राइट, इर्रेलेवेंट बातें होती हैं और आपस में एक दूसरे से जितना लड़ाई झगड़ा हो टेलीविज़न के चैनल पे उतना ज़्यादा वो समझते हैं कि हमारा टीआरपी के लिए आई थिंक ज़्यादा होता है। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं वो, उसकी एक वजह और है। अच्छा, अगर आप खबरों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने फील्ड में आदमी को भेजेंगे, उसमें पैसे खर्च होते हैं। आप 5 लोगों को बैठा दीजिए, 5-5 हज़ार रुपये दे दीजिए, 1 घंटे के 20,000 रुपये आपके खर्च हुए, 20,000 में आपका जो है वो एक घंटे का समय गया। और 10 मिनट की खबर निकालने के लिए, 5 मिनट की खबर निकालने के लिए पता चला कि आपने बाहर किसी को भेजा तो आपके 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। ये गणित उनके दिमाग में काम करता है। राइट, आप बाहर के चैनल्स देखेंगे जो सचमुच में जर्नलिज्म करते हैं, और मैं उनको देखना पसंद करता हूँ, तो वो कभी भी ये टेलीविज़न चैनल्स यहाँ के तो मैंने देखना बंद कर दिया है। तो वहाँ पे स्टोरीज होती हैं और स्टोरीज में मेहनत करते हैं वो। बट सर जनता कौन सी खबर को सही माने, बिकॉज जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं हम उस पर बिलीव करते हैं और जो सामने वाला दिखाना चाह रहा है वही हम देख पा रहे हैं। तो क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि एक सही खबर हम तक पहुँचे, हम उसको बेसिकली एब्जॉर्ब करें, ना कि गलत चीज़ों को? ये तो अपने अपने पैमाने होते हैं, एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें भी हो जाती हैं। आप देखेंगे कि टेलीविज़न चैनल्स भी हैं, और पहले तो अब तो एक तरफा टेलीविज़न चैनल्स हो गए हैं। अब उसमें जो वो लोग वही जाते हैं जो उनकी मन की बात कहता हो वहाँ पे, या जो उनको पसंद आती हो बात, वो बात वो कहता हो, तो वो आप ऐसे टेलीविज़न चैनल्स देखना पसंद करते हैं। आप ऐसे यूट्यूब पे या फिर आप फेसबुक पे या उस पे ऐसे पेजेस पे जाते हैं जहाँ से आप इत्तेफाक रखते हैं जिनके विचारों से, तो एक दो धाराओं में बट गया है। तो लोग भी अपने तरह की वो पसंद देखना करते हैं। लेकिन खबरों को अगर देखना है तो मुझे लगता है कि अभी भी प्रिंट जर्नलिज्म जो है वो काफ़ी हद तक भरोसेमंद मीडियम है खबरों के लिए। अच्छा, और जब आप टेलीविज़न पे देखेंगे तो अब तो ये ज़माना आ गया है कि पूरा मीडिया ही 2 खेमों में बट चुका है। एक को गोदी मीडिया कहते हैं और दूसरे को जो है बेसिकली वो भी बिकाऊ मीडिया कहते हैं वो।
तो जब उस तरह के दो खेम, ये हालत पहले कभी नहीं थी, इतनी बदहाल हालत मीडिया में या जर्नलिज्म में, अच्छा। कि दो खेमों में लोग बटे हुए हों, आइडियोलॉजी के बेसिस पे कभी डिवाइड नहीं होते थे। तो ये कब से सर ऐसा महसूस हो रहा मेरे है ख्याल में आपको? टेलीविजन ने जो है उसने ज़्यादा, ये पिछले 15-20 सालों में ये ज़्यादा इसका जर्नलिज्म के जो इथिक्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है। हर की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस समय भी जर्नलिस्ट की आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो खेमों में नहीं बंटते थे। सत्य, सही खबर देना, ऑब्जेक्टिविटी, ये उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट थी पहली खबरों के साथ में। आप एडिट पेज पे जाइए, आप जो है बेसिकली अपने विचार व्यक्त करनी है, कहीं आपको संपादकीय लिखिए, तो उसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र थे। आप सरकार का पक्ष ले लें पूरी तरह से या आप सरकार को, लेकिन कलर्ड खबरें देना जो है वो अब चालू हुआ है। सर एक जैसे गवर्नमेंट से काफ़ी प्रेशर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, कॉरपोरेशन से बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं, तो एक जर्नलिस्ट अपनी इंडिपेंडेंट मतलब अपनी बेसिकली आज़ादी को कैसे सिक्योर कर सकता है इस केस में? प्रेशर्स तो देखिए, ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं, जर्नलिज्म का प्रोफेशनल हैजार्ड है। बट क्या ये सच है कि प्रेशर्स होते हैं? एकदम एकदम पूरी तरह से प्रेशर आते हैं, और हर सरकार चाहती है कि पूरा जो भी जर्नलिज्म के जितने चैनल्स हों, अखबार वाले हों, राइट, सारे उनके मन मुताबिक काम करें। और कोई ये आज की हालत नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तो ये तब भी यही होता था, बीजेपी की सरकार है तब भी यही होता है, इसके पहले भी वही होता था। बीच में कई सरकारें आई और गई, मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ ये। लेकिन सरकारें चाहेंगी कि उनके पक्ष में जर्नलिस्ट काम करें, और कॉरपोरेट घराने होंगे वो भी चाहेंगे कि उनके खिलाफ कुछ न छपे वैसा। अब जर्नलिस्ट को वहां पे अपनी साख बचाए रखनी है, और जर्नलिज्म को अपनी साख बचाए रखनी है उससे बड़ा। अगर जर्नलिज्म वहां पे कंप्रोमाइज करेगा, कोई भी अखबार चैनल कंप्रोमाइज करेगा, कोई भी चैनल कंप्रोमाइज करेगा, तो उसकी साख मर जाएगी। और साख सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, किसी भी अखबार के लिए या किसी भी मीडिया हाउस के लिए। तो आप साख अगर खत्म कर दी तो आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, रीडर्स का आपसे फेथ खत्म हो जाएगा, और फिर आप नहीं चल पाएंगे। विज्ञापनों के भरोसे आप कब तक चलेंगे? राइट। रीडर्स का बेस चाहिए आपको। बट क्या एक जर्नलिस्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है? लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं लोग, और लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है ये आपकी अंदरूनी कुव्वत पे है, आप कितना लड़ना चाहते हैं। फ्रीडम जो है कोई दे नहीं देता आपको प्लेट पे रख करके, तस्तरी पे रख के लीजिए फ्रीडम है आपके लिए। लड़के हासिल करनी पड़ती है वो चीज़, और उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, और जो लोग करते हैं ऐसी, उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, और उनका नाम है, उनकी इज्जत है। सर इतनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, आपके हिसाब से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जी कि लोग वही चीज़ देखना चाहते हैं जो बेसिकली वो चाहते कि उसमें यकीन करना चाहते हों, जो उनकी माइंडसेट हो। कुंभ मेले का चल रहा है। हाँ। तो अब विदेशी लोग आकर के वहाँ अफवाह फैला रहे हैं, विदेशी फंड्स की वजह से वहाँ पे हिंदू धर्म पे हमला हो रहा है। जो ये इसमें जो लोग यकीन करते हैं वो उसी चैनल पे जाकर वैसी खबरें देखेंगे। राइट। और जो लोग ये यकीन करते हैं कि यहाँ सब अवस्था ही अव्यवस्था है कुंभ के मेले में, तो वो फिर उसको देखना चाहेंगे, उन चैनल्स को देखना चाहेंगे कि जो, या उन वेबसाइट्स को देखना चाहेंगे जिनमें ये खबरें होती हैं ज़्यादा। क्या हम लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कहीं ना कहीं? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हम लोग एक पोलराइज सोसाइटी हो गए हैं, आपका सही कहना है। हम लोग एक पोलराइज सोसाइटी हो गए हैं, और ये पिछले कुछ वर्षों में हुआ है कि हम दो भागों में बंटते जा रहे हैं जी। और ये राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक बात मुझे दिखती है। सर जैसे सोशल मीडिया की जैसे होता है कि एक डाइल्यूटेड जर्नलिस्ट इंटीग्रिटी होती है, राइट? मतलब किस हिसाब से एक डेमोक्राइज न्यूज़ को वो प्रेजेंट कर सकते हैं? डेमोक्रेटाइज न्यूज़ को? हाँ, यस। सोशल मीडिया पे तो न्यूज़ होती नहीं है, सोशल मीडिया पे गॉसिप होता है नॉर्मली। और आप अगर मतलब कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कुछ प्रतिष्ठित पत्रकारों ने जरूर अपने चैनल वैनल वगैरह वगैरह चालू किए हैं, लेकिन आप देख लें पहले जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हुआ करते थे तब उनकी रीच किस तरह की थी और तब उनकी प्रतिष्ठा क्या थी, और अब जो है क्या है।
क्योंकि अब जो है वो आप देखेंगे वही जर्नलिस्ट जो अपना चैनल चला रहा है और अपना एक मीडिया हाउस चला रहा है, वो एक खास वर्ग को ही कैटर कर रहा है, वो सबको कैटर नहीं करता है। उसके पास ये इसकी बाध्यता नहीं है कि सबके लिए वो खबरें करे। उसको मालूम है कि मेरे चाहने वाले इस तरह की खबरें चाहते हैं और इस आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं, तो वो आइडियोलॉजी ए के लिए काम करता है, कोई आइडियोलॉजी बी के लिए काम करता है। तो वो मैं इसलिए मानता हूं सोशल मीडिया पे कभी खबरें जो हैं, उनकी खबरें कभी भी ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है, जो ट्रेडिशनल मीडिया से आती हैं, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। राइट सर। अभी सर क्विक न्यूज़ का एक ज़माना है, अब सब लोगों को मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, न्यूज़ कोई भी कुछ भी हुआ घटना उसका तुरंत नोटिफिकेशन न्यूज़ के थ्रू अपने को मिल जाता है, एक शॉर्ट अटेंशन स्पैन भी हो चुका है। तो ये सब चीज़ों को ये एरा के अंदर में कैसे जर्नलिस्ट को अडाप्ट करे और साथ साथ में इसको भी मतलब फॉलो करे, बिकॉज सबको आजकल क्विक न्यूज़ तो चाहिए। तो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म वाले लोग भी कैसे इस चीज़ को अडाप्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा होगा किस तरह से जर्नलिज्म, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा, राइट सर, किस तरह से जर्नलिज्म ने अपने आप को चेंज किया है, काफ़ी चेंज हुआ है। टेलीविज़न जर्नलिज्म में भी शायद मेरे ख्याल में वो गणेश जी को दूध पिलाने वाला एक ज़माना था, और फिर अब जो है उससे वो उब करके जनता भी उब जाती है फिर उससे, ऐसे खेल तमाशों से। तो आगे बढ़ते हैं वो लोग, फिर अब वो डिबेट के इस पे आ गए हैं। प्रिंट मीडिया जो है उसमें पहले हम लोगों ने जब काम चालू किया था, तो अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या ऐसी कोई शख्सियत कुछ बोलती थी तो हम लोग आंख मूंद के उसको खबर की फर्स्ट लीड, अखबार की पहली खबर बनाते थे, अखबार की पहली लीड बनाते थे, फर्स्ट लीड कहते हैं उसको अखबार की पार्लेंस में। और अब आप देखेंगे कि हम लोग जो सोचते हैं, ज़्यादातर अखबार वाले जो सोचते हैं, जिसमें जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी अखबार है, वहाँ पे रीडर्स की पसंद से, रीडर्स को क्या उपयोगी होगा, रीडर सेंट्रिक अखबार बन रहे हैं, और रीडर्स की पसंद को, उनकी ज़रूरतों को ख्याल में रख करके अखबार और मीडिया हाउस जो है वो अब काम कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति ने क्या कहा या प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और उसमें कोई खबर है जो जनता के काम आ सकती है, उपयोगी है, उनका ज्ञान बढ़ता है उससे रीडर्स का, तब तो डालेंगे उसको, नहीं तो नहीं, या फिर छोटा करके कहीं अंदर के पन्ने पे एक कॉलम में छाप देंगे। ये जो है, ये चेंज जो है ये हुआ है। राइट सर। सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में आप उस समय पे थे, आपने ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी रिपोर्टिंग करी होगी, तो उस समय का मंजर क्या था? भोपाल गैस ट्रेजेडी के पहले मतलब उससे बहुत भयावह यादें हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। मेरे एक मित्र थे, अब वो नहीं रहे, श्री राजकुमार केसवानी। अच्छा। और मतलब दिन भर हम लोग लगभग साथ रहते थे। वो मैं 45 बंगले में मेरा ऑफिस था, और वहीं पे वो आ जाते थे सुबह से और शाम तक, लगभग हम लोग साथ होते थे कहीं भी जाना हो तो। वो अपना एक अखबार भी निकालते थे रपट के नाम से, शहरनामा वगैरह, कई मैगजीन वगैरह वो अपना करते थे, और छोटी छोटी जगहों पे वो जो है लेख लिख के ऐसे करके गुजारा करते थे, फ्रीलांस जर्नलिज्म भी करते थे। तो केसवानी जी जो हैं, उन्होंने कई खबरें लिखी थी इसके बारे में, गैस ट्रेजेडी को लेकर के, उसके पहले ही कि यहाँ पे ये हो रहा है, कई एक्सीडेंट्स हो चुके थे। अच्छा। वहाँ पे गैस कांड के पहले ही एक्सीडेंट हो चुके थे। ओके। और उन्होंने उनको लेकर खबरें लिखी थी कि भोपाल जो है ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठा है। जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित अखबार में भी वो खबर छपी, जो इंडियन एक्सप्रेस का हिस्सा है। मैंने वो खबर उनको भिजवाई थी, तो उनके नाम से वो खबर छपी, और बाद में उनको उस पर पुरस्कार भी मिला जब गैस कांड के बाद। उसी साल कुछ महीने पहले, गैस कांड दिसंबर में हुआ है 1984 के जी, और उसके कुछ महीने पहले वो खबर छपी थी, मुझे जहाँ तक याद आता है जून वगैरह में। तो वो लगातार उसको लेके कैंपेन कर रहे थे, और क्योंकि वो मेरे मित्र थे तो मुझे मालूम था कि क्या खतरे हो सकते हैं उसके, थोड़ा आइडिया था उसका। उस दिन जाड़े के दिन थे, मैं 3 दिसंबर की घटना पे आता हूँ, जब गैस निकली थी वहाँ से जी। जाड़ों के दिन थे वो,
और हम लोग जल्दी सो जाते हैं उस समय, उन दिनों ऐसे भी रात जल्दी होती, शाम जल्दी होती है, रात जल्दी आती है। तो मैं सो रहा था लिहाफ वहाफ में पूरा अपना, और फ़ोन थोड़ी दूर रखा होता था। वो ज़माना ये नहीं था जब जो मोबाइल फ़ोन्स का, वो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे और घर में एक फ़ोन कहीं हो तो दूर में हो। खैर रात को 12 बजे 12:30 बजे के आसपास मेरे फ़ोन की घंटी बजी, वो लगातार बजते रही। तो मैं उठ के फिर मैं फ़ोन देखने गया, एक कमरे में, दूसरे कमरे में था। तो उधर से मेरे मित्र थे केसवानी जी, वो पुराने शहर में ही रहते थे। मैं तो 45 बंगले में था, जो नया शहर का हिस्सा है, न्यू मार्केट के पास में। जी। वो पुराने शहर में रहते थे, कोतवाली के पास में, इतवारा। और उनकी उधर से बड़ी घबराई आवाज़ में वो बोल रहे थे कि इस शहर में अफरा तफरी मची है ना पूरा, और लोग, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, और कुछ पता कीजिए। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन किया लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, और लोग भाग रहे हैं गलियों में। तो फिर मैंने कहा मैं पता करता हूँ। मैंने फ़ोन रखा। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन पे कई बार कोतवाली में, कंट्रोल रूम में, कई जगहों पे ट्राई करने की कोशिश की। सारे फ़ोन जो या तो घंटी बज रही थी या फिर इंगेज्ड आ रहा था लगातार। मैं परेशान होकर के 10 मिनट मैंने प्रयास किया। उसके बाद मुझे लगा कि बाहर बहुत कोलाहल है। जिस बंगले में मैं रहता तो काफ़ी बड़ा था और मेन रोड पे था। तो 12:30 बजे रात को इतनी मतलब कोलाहल हो, जब पूरा शहर सो जाता था उस समय, बहुत सुनसान शहर रहता था। 3-3.5 लाख की आबादी थी शायद उस समय, T4 में। तो मैं बाहर निकला देखने के लिए क्या हुआ क्या है। सड़क पे आया तो मतलब गजब का दृश्य था वो। जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी उस समय, और पूरी घाटी सी थी। जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी उस सड़क पे करीब 1-2 किलोमीटर दिखाई पड़ता था। रविंद्र भवन के आगे तक, पॉलिटेक्निक चौराहा तक दिखाई पड़ता था हमारे घर से। वहाँ तक लोग खचाखच सड़क पे भरे हुए थे, सड़क पे, और धीरे धीरे पुराने भोपाल की तरफ से यहाँ आ रहे थे, नए भोपाल की तरफ। खामोश, लोग बहुत थक गए होंगे क्योंकि बहुत दूर दूर से आ रहे थे। और सब कोई, अब वो दृश्य ऐसा था, कोई अपने माँ को मान लीजिए कंधे पे लादे हुए है, कुछ लोग जो है बच्चों को लिए हुए हैं, 2-2 बच्चे को उठाए हुए हैं। एक टेम्पो चलते थे उस समय, भटसुअर जिनको कहा जाता था भोपाल में, जी। उस पर चारों तरफ से लोग भरे हुए, 20-20 लोग भरे हुए। कार की डिक्की जो होती है उसमें लोग बैठे हुए, लगेज कंपार्टमेंट में, उधर पीछे वहाँ बैठे हुए लोग, छतों पे कार के लदे हुए। ऑटो रिक्शा चलते थे उस समय, उनके छतों पे लोग बैठे हुए, पूरे भरे हुए, लटके हुए, जैसे आम के फल लटके होते हैं किसी डाल से, इस तरह से। और पूरे सब धीरे 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 कहीं जा रहे थे। सड़क, मेरे घर के सामने एक फुटपाथ थी, बड़ी सड़क है काफ़ी जी। तो घर के सामने एक फुटपाथ थी, उस पर मैंने देखा काफ़ी लोग लेटे हुए थे। कुछ लोग बहुत थक गए होंगे तो कुछ वॉमिट कर रहे थे, कुछ निढाल से एकदम पड़े थे जैसे मर गए हों। अच्छा। और कुछ उस तरह का माहौल था पूरा। भयावह दृश्य था वो, लेकिन लोग सब जा रहे थे। मैंने एक आदमी को रोका और पूछा क्या हुआ। उसने कहा इंडियन कार्बाइड में गैस की टंकी फूट गई। मेरे फिर कान खड़े हुए क्योंकि मुझे वो बैकग्राउंड थोड़ा मालूम था। मैं घर के अंदर आया, उसमें मेरे पास एक स्कूटर होता था, तो स्कूटर पर मैंने अपनी पत्नी को, 2 बच्चों को बैठाया। मेरे साथ मेरे छोटे भाई रहते थे, एक नौकर था गाँव से आया, तो वो लोग साइकिल पे सवार हुए और हम लोग दूर उनको जो है, एक हमारे MP नगर के पास में एक हमारे परिचित रहते थे, उनके यहाँ ले गए। क्योंकि तब तक मेरी आंखें जो हैं, जब जितनी 10 मिनट में बाहर रहा, आंखें जो हैं दे स्टार्टेड स्मार्टिंग, एकदम जलन होने लगी थी पूरी। तो मुझे लगा गैस का कुछ असर होगा, जो था भी। अगले दिन आंखें फूली हुई थी क्योंकि 2-3 दिन तक आंखें जो हम लोगों की फूली रही, और दवाइयाँ फिर वो लेनी पड़ी। फिर हम लोग भागे वहाँ से, उनको वहाँ रखा। लेकिन बाद में रिपोर्टर का एक कीड़ा जो होता है अंदर,
हाँ। वो जिज्ञासा वो जग गई। फिर हम लोग वापस जो है आए, वो फटने को थी, उसके पहले हम लोग आ गए यहाँ पे वापस 45 बंगले में। तब तक सड़कें काफ़ी खाली हो चुकी थी, पुलिस के अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, घबराने की बात नहीं वगैरह वगैरह। वहाँ पे आकर के हमने फिर वो स्कूटर अपना पकड़ा, मुंह ब्रश ओवर करके हम लोग निकले, बाहर निकले, रिपोर्टिंग के लिए हम गए। एक फोटोग्राफर को साथ में लिया, एक उस समय आरसी साहू नाम के एक फोटोग्राफर होते थे, वो थे, दूसरे फोटोग्राफर थे, वो सब हम लोग सब साथ में निकले सब। और वहाँ पे हम लोग जो गैस प्रभावित इलाके थे वहाँ गए। वहाँ बहुत ही मतलब कारुण दृश्य था पूरा। लोग जो है घरों के दरवाजे जो है तोड़े जा रहे थे, क्योंकि लोग घरों के अंदर बंद थे। झुग्गियाँ थी वहाँ जेपी नगर में, तो घरों के दरवाजे तोड़े गए, तोड़ करके लाशें निकाली जा रही थी बाहर से, अंदर से बाहर। और कई जगह रास्ते में हम जब गए थे जी, तो मवेशी पड़े हुए थे, मरे हुए मवेशी पूरे, सुबह टांगे ऊपर, भैंस फूल गई थी पूरी, गाय भैंस बकरियां कुत्ते सब मरे हुए। स्टेशन पर गए तो स्टेशन पर लाशें पड़ी थी उस समय तक, सुबह सुबह हम। और ये स्टेशन जो है बाद में कार्बाइड वाले कहते थे कि ये हम क्या करें, जो गैस जो लोग हैं वहाँ भोपाल के, वो हमारे प्लांट के पास में आ गए और स्क्वाटर्स थे ये, और रहने लगे प्लांट पे, इसलिए गैस कांड हुआ कि, और इसीलिए वो लोग प्रभावित हुए। अच्छा, ये वो लोग भोपाल का जो, हाँ, उनका ऑफिशियल वर्जन था ये, पहले शुरुआत में जो उन्होंने कहा, उनके जो लोगों ने कहा यूनियन कार्बाइड के। फिर बाद में जब तो यूनियन कार्बाइड का जो गेस्ट हाउस, यूनियन कार्बाइड का जो ये था, ये जो अपना यूनियन कार्बाइड और रेलवे स्टेशन, इसके बीच में करीब 4 किलोमीटर का, 3-4 किलोमीटर का फासला है। और ये रेलवे स्टेशन यूनियन कार्बाइड आने के कम से कम 40-50 साल पहले बन चुका है। अच्छा, तो ये जो कहते हैं यूनियन कार्बाइड वाले, हम वहाँ गए, स्टेशन अपने हमीदिया अस्पताल गए, तो वहाँ पे सारे जो है लोग जो है आ रहे थे, ट्रकों में लाद करके लोगों को लाया जा रहा था। और कई लोगों को एक मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को देखा स्ट्रेचर पे लाया जा रहा था, तो हाथ में उनका देखने के लिए ऐसे ही हाथ किया, उनके हाथ पकड़ा, जब तक वो हाथ पकड़ा तब तक वो निढाल हो गए। तो लोग इस तरह से दम तोड़ रहे थे उनको ला करके। काफ़ी, और लाशें जो है फिर बाद में वो मर्चुरी में जो है लाशों का ढेर लग गया था उस समय। क्या ये सिस्टम का टोटल फेलियर था सर, या इसको रोका जा सकता था? इसको पूरी तरह से रोका जा सकता था, क्योंकि इसके पास मैंने अब श्री केसवानी की बात की, जिन्होंने बाद में वार्निंग दी थी। जो यूनियनें थी यूनियन कार्बाइड की, वो इस मामले को उठा रही थी। अच्छा, काफ़ी पहले से। गवर्नमेंट ने कुछ इस पे किया नहीं उस समय? गवर्नमेंट ने उस समय ये कहा, उनके लेबर मिनिस्टर थे कांग्रेस के, तारा सिंह बियोगी, उन्होंने असेंबली में जवाब दिया, और मैं वहाँ था असेंबली में मौजूद। उन्होंने कहा ये कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं यूनियन कार्बाइड, कि आपने कहा और हमने यहाँ से उठा के वहाँ कर रख दिया। डिमांड ये उठी थी कि आप जो है यूनियन कार्बाइड को वहाँ शिफ्ट करो, फैक्ट्री को वहाँ, क्योंकि ये खतरनाक गैसों से डील करता है, खतरनाक केमिकल से डील करता है, तो आप उनको शिफ्ट कीजिए। तो उन्होंने ये कहा। तो जिस सरकार का ये एटीट्यूड हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? राइट। अफसरों के बेटे बेटियां, आईएएस अफसरों के, आईपीएस ऑफिसरों के, बड़े लोगों के बेटे बेटियां यूनियन कार्बाइड में मोटी तनख्वाहों पे काम कर रहे थे। उनको लगता था हम मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। उस तरह के लोग थे। यूनियन कार्बाइड के बड़े अफसर तो अंत तक, जब गैस कांड हो गया, 2000-3000 लोग मर गए, उसके बाद भी यूनियन कार्बाइड के अफसर, ये बेशर्मी की हद है, वो लोग यूनियन कार्बाइड को सपोर्ट करते रहे। अच्छा, उस समय ये इतिहास हम लोग भूल गए हैं। तो जब ये सारा नेक्सस था एक पैसे वालों का, कॉर्पोरेट हाउसेस का और सरकार का। और तो क्योंकि इन लोग की जो लोग मरे थे उनमें से ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग थे। अच्छा, उनकी कोई आवाज नहीं होती। वही 3000 लोग आप मान लीजिए किसी प्लेन क्रैश में जाते, जो खाते पीते लोग होते हैं, तो रिएक्शन समाज का भी अलग होता और सरकार का भी।
उस समय एंडरसन भी भोपाल में थे, ये बोलते हैं। एंडरसन आए थे बाद में, उस समय अच्छा। नहीं थे, उन दिनों नहीं थे। ओके। एंडरसन आए थे यहाँ पे, उनको अरेस्ट किया गया था और फिर छोड़ दिया गया था। वो कहानी भी काफ़ी सर, आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ या ब्यूरोक्रेट्स के साथ में? आपको क्या लगता है कि कैसा, मतलब वो किस तरीके से जर्नलिज्म को लेते हैं? पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट हैं। टॉलरेंट हैं। ओके। मतलब उसमें हो सकता है कुछ आइडियोलॉजी की वजह से, कुछ लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि टॉलरेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहते। लेकिन पॉलिटिशियन बाय एंड लार्ज वो आपसे उनके रिश्ते बन जाते हैं। अच्छा। कि वो समझते हैं कि जब तक ये हम गवर्नमेंट में हैं तब तक हमारी खिलाफत कर रहा है, बाद में वही लोग फिर आपके जो है बहुत ही करीब आ जाते हैं। ये मैंने कई बार देखा है, क्योंकि यहाँ कई सरकारें, बीजेपी ही कई बार पावर में आई है, बाहर गई है, तो जब तक पावर में रहते हैं तब तक उनसे बेसिकली अदावत रहती है, क्योंकि समझते हैं कि हम दुश्मन हैं। और जैसे ही पावर में से बाहर गए तो वो फिर पत्रकार को पत्रकार समझने लगते हैं, कि उनकी अहमियत भी समझने लगते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बेसिकली अगर वो खबरें किस तरह से बाहर नहीं आए, सही खबर भी हो, उसके मास्टर हैं। वो खबरों को छिपाने में यकीन करते हैं। बहुत कम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो खबरों को बाहर आने देते हैं या जनता तक खबरें पहुंची उसमें यकीन करते हैं। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है सारे ब्यूरोक्रेट्स की। और सर, इसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। हाँ, बताइए। मैं एक खबर ढूंढ रहा था और राजभवन से संबंधित खबर थी। राजभवन यहाँ भोपाल का राजभवन, राज्यपाल से संबंधित खबर थी। और कोई कम्युनिकेशन वर्ड निकलने वाला था, कोई नोटिफिकेशन निकलने वाला था किसी सरकारी इसका। तो मैं राज्यपाल के जो सचिव होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के, उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि वो ऐसा कुछ निकला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ ये अफवाह है, केवल कोई कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। एक दो सोर्सेस को और खंगाला मैंने, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं लौट करके पब्लिक रिलेशन का ऑफिस था वहाँ पे आया और वहाँ देखा कि वो एक टेबल रहती थी जहाँ पे ढेर सारी पत्रिकाएं और इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती थी। वहीं पे उस समय गजट निकलता है, सरकार के जितनी घोषणाएं होती हैं वो गजट में छपती हैं, वो उसकी बाध्यता है उनको। तो मैंने गजट ऐसे ही कभी कभी खोलता था, तो गजट का खोला पुलिंदा, तो जो सबसे पहला पुलिंदा खोला मैंने गजट का उस दिन का, उसी में वो जो है नोटिफिकेशन छपा हुआ था। अच्छा। उन्हीं के दस्तखत से। तो ब्यूरोक्रेट्स का ये हाल होता है कि खबरों को छिपाने में यकीन करते हैं। जिस खबर पे वो दस्तखत कर चुके हैं और जो सारे सार्वजनिक करने के लिए दस्तखत किए हैं उन्होंने, गजट में छपने का मतलब होता है कि आप सार्वजनिक कर रहे हैं उसको लोगों के लिए, उनके बारे में वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, आपके हिसाब से अगर कोई भी रिफॉर्म हमारे देश में आता है तो क्या वो पॉलिटिकली आएगा या सोशली आएगा? ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं इस पे मेरी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, इस पे मेरा कोई डोमेन नहीं है। तो और सर, अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल बात करें तो अपोजिशन एक बहुत अहम हिस्सा होता है डेमोक्रेसी के लिए, जो जनता के लिए आवाज़ खड़ी करे सरकार के विरुद्ध। बट अभी हमें एक फीलिंग ऐसे आता है कि 15 साल से जैसे कोई अपोजिशन है ही नहीं। इस पे आपको क्या, आपके थॉट्स है? नहीं, इस पे मुझे इस पे ये बेसिकली जो है मैं मान के चलता हूँ कि पहले भी ऐसी स्थिति कई बार। देखिए, एक मेरी तरह के उम्र में आने का एक नतीजा निकलता है कि हमने काफ़ी पॉलिटिक्स देख ली है जी। तो उस समय हमने देखा है कि पहले भी वो एक फेज़ हुआ था और ये लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग, है ना, कि बीजेपी वाले बहुत इनटॉलरेंट हैं, राइट, और डिसेंट को दबाते हैं। और मैंने वो फेज़ देखा है जब उत्पल दत्त जैसे कलाकार को उन्होंने जेल में इसलिए डाल दिया था कि वो जो है एक नाटक कर रहे थे। किलोल नाम का नाटक उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पे किया था। तो इस तरह से उन्होंने भी डिसेंट को दबाने का काम किया है, कांग्रेस ने भी किया है। इमरजेंसी तो अभी मेरी जो पीढ़ी के लोग हैं तो इमरजेंसी को भूले नहीं हैं, किस तरह का दमन किया गया था और सच का गला किस तरह से घोटा गया था, सारी जो है चीज़ों को जो है। तो इमरजेंसी में क्या सर जर्नलिज्म पे क्या इम्पैक्ट कर दिया था? मतलब गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज कर दिया? पंगु हो गया था और जर्नलिस्ट भी उसी तरह से हो गए थे। क्या हो गया था? जर्नलिस्ट पंगु हो गए थे,
अच्छा जी। जर्नलिज्म पंगु हो गई थी, जर्नलिस्ट भी उसी तरह से हो गए थे। अडवाणी जी का, LK अडवाणी का एक फेमस कोट है उसको लेकर के, उन्होंने एक प्रिजन रैली में लिखा है, किताब उन्होंने मुझे भेंट भी की थी मैं जब, अच्छा, तो उन्होंने लिखा है कि उनको क्या कहते हैं, बैठने कहा गया और वो जो है रेंगने लगे, तो वो रेंग रहे थे, सारे जर्नलिस्ट जो है वो जो है रेंगने लगे थे। कुछ लोग करेजियस थे, हमेशा अपवाद होंगे, कुलदीप नायर साहब जैसे थे, कुछ अखबार भी थे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार जो है लड़ रहे थे, और स्टेट्समैन जैसे अखबार थे। तो और आपको क्या लगता है सर कि मतलब वेयर विल कास्ट पॉलिटिक्स टेक इंडिया? बहुत ख़राब दिशा में। ये तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम सोचते थे कि 10-20 साल में कास्ट जो है इट विल वैनिश, और वापस से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अब पॉलिटिशियंस ने एक ऐसा जिन्न जो है बोतल से निकाला है जो पूरे हिंदुस्तान को खा जाएगा, कास्ट पॉलिटिक्स। मतलब ये इसको रोकने का कोई तरीका नहीं जब तक सरकार का मोटिव ना हो कि इस पे बात। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सरकार ही का कहीं क्यों, वोट बैंक के कारण, सरकार का ही क्यों, सारे लोग वोटों की खातिर उसके, उनको आसान पड़ता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में इस वर्ग के इतने वोट हैं तो उनको अपने पक्ष में कर लो, अपना वोट जीत लो। तो लोग, आप देखेंगे ना, आप इलेक्शन एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 30% वोट लेकर के, 25% वोट लेकर के जीत जाती हैं जी। और राज करती हैं। आई थिंक पूरा डेटा पे काम करते हैं वो लोग, है ना, मतलब स्टैटिस्टिक्स पे काम करते होंगे। इसीलिए सर, AI और ऑटोमेशन क्या ट्रेडिशनल जर्नलिज्म को रिप्लेस करेगा? नहीं, मुझे लगता है बढ़ावा देगा और मदद करेगा। मदद करेगा, हाँ। कुछ जॉब्स जाएंगे जो रूटीन के जॉब्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, लेकिन AI का दिमाग हमसे अभी भी कमज़ोर है उस मामले में कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसमें ये कुव्वत नहीं आई है। मैं इस्तेमाल करता हूँ AI का, और मैंने देखा है कई चीज़ों को बनाने में, तो वो एक तो अभी तो AI का इतना परिष्कृत भी नहीं हुआ है हिंदुस्तानी संदर्भ में, क्योंकि अमेरिकी संदर्भ में बनती हैं सारी चीज़ें जी। दूसरी उसके साथ दिक्कत ये है कि वो आप जब ग्राउंड पे जाकर के कोई रिपोर्टिंग करते हैं और वो लाते हैं आप, और उसकी जो फीलिंग आती है वो AI के वो क्रिएट करेगा क्या? वहाँ पे कैमरा भेजेगा, वहाँ जाकर के युद्ध स्थल पे कैमरा भेजेगा, सही बात है। तो वो और उसकी फीलिंग वो डिस्क्राइब करना वो AI के बस की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और सर, एक जर्नलिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे क्या स्किल्स है जो उसमें उसको अडाप्ट करने ही चाहिए आपके हिसाब से? सर्च फॉर ट्रूथ, ऑलवेज सर्चिंग फॉर ट्रूथ पहला होता है। दूसरा होता है कि खबरों में निष्पक्षता बरतना, और उनको लेकर के बेसिकली आप कहीं कोई कंप्रोमाइज़ न करें, सच्चाई से, जहाँ सच्चाई का मामला है वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करें। ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें तो रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो आग का दरिया है और डूब के ही जाना है, लेकिन वो फिर रास्ता बना हुआ है, दिख रहा है आपको, रास्ता दिख रहा है। सर, आपकी तरफ से ऐसे मीडिया स्टूडेंट्स और जो बडिंग जर्नलिस्ट है या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज है सर? मैं कहूँगा कि ईमानदारी को और सच्चाई को आप कभी न छोड़ें, उस रास्ते पे चलते रहें, और जो सीनियर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल न करें, लिहाज न करें। अपनी ज़मीन अपनी खुद आप देखें, और क्या आपको सही समझ में आता है पत्रकारिता के लिहाज से, जो बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं उनके उदाहरणों से सीखें। सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ओपनली जर्नलिज्म के ऊपर बात करी, और ये काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, एक अंदर से इंसाइट्स जानने के लिए भी मिलेंगे। तो वापस आपका धन्यवाद शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।